आज मैं पुनः एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि अपने पूर्व वीडियो में समास के कितने भेद होते हैं, समास क्या है और उसके भेद के पहचानने के आसान ट्रिक के बारे में आपको मैं बताया था। तो आज मैं समास के भेद के विषय में विस्तृत चर्चा करूँगा। जैसे मैं कल बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्वित्व समास। ठीक, पहला है अव्ययीभाव समास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अव्ययीभाव समास कि जिसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है और उसका समास पद भी अव्यय की तरह कार्य करता है। और इसका एक कभी कभी अव्यय क्या होता है, जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और एक आसान ट्रिक है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हैं। एक आसान ट्रिक, अगर आपको अव्यय नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना नहीं लीजिए, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों वह क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यथा, प्र, प्रति, आ, भर, अन, ये सब उपसर्ग हैं और अव्यय भी हैं। जैसे हम लिख दिए यथा संभव, यथाशक्ति, यथाशक्ति। इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। ठीक, उसी प्रकार प्रति है, इसलिए कि प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन, ये भी पूरा देखिए, ये पूरा अव्यय काम कर रहा है। तो स्पष्ट है, जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्गी हो। इसका पहला पद क्या है, यथा पहला पद है, जिसे मैं कल बताया था समास पद में जो होता है 2 पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसका पहला पद अव्यय होता है या जिसका जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों। तो ये क्या हुआ, प्रति हो गया, प्रति क्या है, उपसर्ग है। ठीक, प्रत्येक दिन। इसी प्रकार हम भर है, भर क्या हो जाएगा, भर पेट, भर पेट एक हो गया, इसे भर क्या हो गया, उपसर्ग। अब इसका हम विग्रह करेंगे, पेट भर के हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अनु हो गया, अनु का उदाहरण हो गया अनुरूप, रूप के योग। ठीक है, तो अनु क्या है, उपसर्ग है। इससे स्पष्ट होता है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या जुड़े हों, उपसर्ग जुड़े हों, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। या जिनका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, सब क्या है, अव्यय। ठीक है, और इसका पहला पद भी प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक, दूसरा है तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। समास को विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह दिखाई देते हैं। अगर देखा जाए, इसका जो समस्त पद होता है उसमें कारक चिन्ह क्या होते हैं, छिपे होते हैं, परिलक्षित नहीं होते हैं। लेकिन जिसका उसको हम अगर विग्रह करते हैं तो वो क्या चिन्ह होते हैं, वो चिन्ह दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिए, कर्ता कारक और संबोधन 2 कारक छोड़कर बाकी जो कारक बचते हैं वो उसी का आधार पर जो तत्पुरुष समास के भेद बताए गए हैं। ठीक है, कर्ता कारक और संबोधन कारक चिन्ह नहीं दिखा देंगे, बाकी सारे कारक के चिन्ह दिखाई देंगे। जैसे हम पहला देख लीजिए, रसोई घर, रसोई घर। अब इसका विग्रह करें, क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक, अब रसोई के लिए घर, यह किस कारक का चिन्ह है, के लिए, संप्रदान कारक चिन्ह है। आपके कारक चिन्ह का पता ही होगा। ठीक है, तो यह संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिस कारक चिन्ह दिखाई देगा
बीच में उसको विग्रह करने पर वह जो होता है वही तत्पुरुष समास हो जाता है। जिसे आपका अब एक और उदाहरण देखिए, राजपुत्र क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक, राजपुत्र राजा का पुत्र, तो क्या हो जाएगा, का किसका चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इससे स्पष्ट है कि तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसके विग्रह करने पर हमें कारक का चिन्ह दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिए, कर्ता कारक और संबोधन कारक के चिन्ह नहीं दिखाई, बाकी जो 6 कारक होते हैं कर्म से लेकर संबंध तक वो चिन्ह दिखाई देते हैं। उसी का नाम, जिस कारक का चिन्ह दिखाई दे उसी के आधार पर हम तत्पुरुष का नाम भी देते हैं, ठीक है। इसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में शब्द में दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। या के लिए कि पहला पद जो होता है विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है, ठीक है। पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है कर्मधारय समास में, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। अब विशेष की ही विशेषता बताई जाती है। और अगर आसान ट्रिक इसका है, अगर हम विग्रह करते हैं कैसे लगाकर उसका हम विग्रह करते हैं, अगर कैसे लगाते हैं और उसका उत्तर मिलता है तो कर्मधारय समास होता है। या तो है जो आता है अब के समान आता है, बीच में है जो आता है के समान आता है। जिस उदाहरण लिखिए, चरण कमल, तो क्या हो जाएगा, कमल के समान, कमल के समान चरण, के समान आ गया, ठीक, के समान आया, यहाँ के समान है ना, के समान आया, यहाँ भी आ गया के समान। और दूसरा का ट्रिक बताते हैं कैसे लगाया, कमल कैसे है, कमल कैसा है, कमल, चरण कैसा है, कमल के समान, चरण कैसा है, कमल के समान। और दूसरा देखिए, चरण चरण कैसा है, कमल, चरण की विशेषता क्या है, कमल के समान। 3 चीजें हैं। सबसे पहला ट्रिक क्या है, इसमें क्या है, पहला पद जो होता है दूसरा पद की विशेषता बताई जाती है। दूसरा पद क्या है, कमल है, ठीक है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, चरण की, ठीक है। तो जिसमें उपमेय उपमान आता है, जिसमें विशेष विशेषण आता है, या जहां के समान आ जाए और है जो आए। दूसरा देखिए, है जो, महान पुरुष, देखिए महान पुरुष, महान पुरुष, महापुरुष देखिए, महापुरुष, महापुरुष, पुरुषों में है जो महान, इसका मतलब क्या होगा, पुरुषों में है जो महान। यहां पर देखिए है जो आ गया ना, है जो, पुरुषों में है जो महान या महान पुरुष। इसमें जो है देखिए, पुरुष कैसा है, महान है। महान क्या है, पुरुष की विशेषता। तो इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है, कैसे लगाकर, या जहां पर बीच में विग्रह करने पर है जो आ जाए और के समान आ जाए वो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जहां है जो आ जाए और के समान आ जाए वो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, या विशेषण और विशेषता दोनों आती हैं, ठीक है। द्वंद्व समास, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्वंद्व आपस में क्या होता है, द्वंद्व, ये दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। जैसे योजक चिन्ह जो ऋण का बीच में चिन्ह होता है, ऋण का, जिसे पाप पुण्य हो गया, ठीक, पाप पुण्य का हम विग्रह करें क्या हो जाएगा, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, बीच में योजक चिन्ह पाया गया है। दूसरा है खरा कोठा, खरा कोटा, ये चिन्ह है ना, खरा या खोटा, खरा या खोटा, मतलब बीच में योजक चिन्ह पाया जाए, अब विग्रह करने पर और आए या दो शब्द आते हैं, एवं भी आता है, ठीक है। एक चीज और बता दें आपको, जहां पर योजक चिन्ह होता है, कभी कभी क्या होता है, अव्यय भाव समास में भी बीच में योजक चिन्ह आ जाते हैं। इसको आप अंतस्पष्ट कंफ्यूजन मत होना। जिसे हम लिखते धीरे धीरे, धीरे धीरे,
ध्यान दीजिए, धीरे धीरे भी ये चिन्ह पाया गया है, लेकिन अव्यय भाव समास में धीरे धीरे क्या है, अव्यय है, एक चीज है। अव्यय भाव समास में जब भी ये चिन्ह आएगा शब्द की पुनरावृत्ति होती है, और द्वंद्व समास में हमेशा आपको विपरीत शब्द पाए जाएंगे। एक जैसे पाप पुण्य, लाभवान, माता पिता, ठीक है, ये सब क्या है, हमेशा विपरीत, रात दिन हमेशा विपरीत, भाई बहन हमेशा विपरीत शब्द पाए जाएंगे। जबकि अव्यय भाव समास में अगर जो चिन्ह आता है तो ये कई शब्दों की क्या होती है, पुनरावृत्ति, जैसे धीरे धीरे है, दिनों दिन, दिनों दिन, इसका मतलब दिन ही दिन हो जाएगा, ठीक है, इसमें जो चिन्ह पा गया है, लेकिन शब्दों का पुनरावृत्ति हुआ है, दिन और दिन, इसलिए क्या हो गया ये अव्यय भाव समास। रातों रात, रात शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, रात दिन नहीं, अगर रात दिन होता यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, आपस में द्वंद्व है, दिन रात और दिन, हमेशा द्वंद्व समास में अगर योजक चिन्ह पाया जाता है, शब्द जो होते हैं विपरीत होते हैं, एक ही शब्द नहीं होता है। और योजक चिन्ह में क्या होता है, अव्यय भाव समास क्या होता है, शब्द की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, इसलिए योजक चिन्ह में ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है द्वंद्व समास, हम लोग हो गया ना, जहां पर और पाया जाता है और योजक चिन्ह पाया जाता है, ठीक। इसके बाद है द्विगु समास। इसके बाद है द्विगु, द्विगु समास, ठीक, द्विगु, द्विगु समास। द्वि माने दो, ग माने गाय, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो गाय। द्विगु समास, जैसे कि नाम स्पष्ट, द्वि माने दो, ग माने गाय, दो गाय। अनेक द्विगु समास से कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, उससे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, जैसे दोपहर, दोपहर का विग्रह करना क्या होगा, दो पहरों का समय, दो पहरों का समय, तो यहां पर दो आ गया, ठीक, तो दो यहां पर है ना, पहला पद क्या है, संख्यावाचक, जिसे हो गया चौराहा, 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 चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, समूह का यहां पर समूह का बोध होता है, जैसे दो पहाड़ों का समय या दो पहाड़ों का समूह, चार राहों का समूह, ठीक है। इसी प्रकार तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, पहला तीन रंगों का समाहार, ठीक, यानी जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं, ठीक। दोपहर दो आ गया, यहाँ पर चार आ गया, यहाँ पर तीन आ गया, यहाँ पर जो होता है समूह का बोध होता है, ठीक है, किसी किसी वस्तुओं के क्या होता है, समूह का बोध होता है। इसके बाद है बहुव्रीहि समास, बहु माने बहुत, बहुव्रीहि समास, बहु माने बहुत, जहां बहुत आए, ठीक। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, न पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा पद प्रधान होता है, इसका तीसरा पद प्रधान होता है। और सबसे अच्छी पहचान क्या है, बहुव्रीहि समास में हमेशा 90% देवताओं का नाम, देवी देवताओं राक्षसों, देवी देवताओं का नाम आता है, का बोध होता है। देवी देवताओं के नाम का बोध होता है, वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हम लिख दिए दशानन, दशानन,
10 है अंग जिसके, 10 हैं अंग, 10 है अंग जिसका, अर्थात रावण। अब देखिए आप, द्विगु समास में कहा गया पहला पद संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर 10 आ गए, लेकिन जिसका उसमें शर्त है जिसका तीसरा पद प्रधान होता है या देवी देवताओं का जहां नाम आता है। द्विगु समास में जो है संख्यावाची होगा, लेकिन वहां पर देवी देवताओं का नाम नहीं आएगा। और सबसे है इसका तीसरा पद, 10 है अंग जिसका, अर्थात यहां तीसरा पद क्या हो गया, रावण। ठीक, लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर किसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। यहां पर जिसका आता है। अब देखिए इसी तरह आपका कर्मधारय समास दिया जाता है, जिसे हम लिखते हैं महात्मा, महात्मा। इसमें तो महान है आत्मा जो, इसका विग्रह होगा महान है आत्मा जो, यह जो है क्या हो गया, जो आ गया, महान है आत्मा जो, यह क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ध्यान दीजिए, महान है आत्मा जो, जहां जिसका होता है वहां तीसरा प्रधान होता है, और जहां जो होता है वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इसी प्रकार नील त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसका, अर्थात शंकर जी, यानी कि जिसका जिसमें जहां देवी देवताओं का नाम आता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। एक चीज आप बता दे रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जहां वस्तुओं के समूह का बोध होता है वहां पर द्विगु समास होता है, जहां पर शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, इसे तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे होगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री, यहाँ पर शब्दों अनेक शब्दों के समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है। अब प्रधानमंत्री मंत्रियों में है जो प्रधान, या मंत्रियों में एक वाक्यांश है, मंत्रियों में प्रधान, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान, मंत्रियों में प्रधान, एक शब्द क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। यहां पे भी बहुब्रीहि हो जाएगा, जहां अनेक शब्द समूहों के लिए एक शब्द होता है वहां पर क्या होता है, एक शब्द जहां होता है वहां पर क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। बस में हमको लगता है आपको जो है जरूर ये समझ में आया होगा। इसको हम पहचानते कैसे, ठीक आपको बता दे रहे हैं, बड़े बड़े कंपटीशन से सीटेट हुआ, टेट हुआ, और जो भी कंपटीशन है उसमें समास को पहचानने के लिए ज्यादा पूछा जाता है। बाकी और परीक्षा कक्षा 5, 6, 7, 8, 9 में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें समास समस्त पद दे दिया जाता है, एक और उसका विग्रह करने के लिए जाता है। एक नंबर क्वेश्चन ऐसे आता है और एक नंबर क्वेश्चन आता है समास पहचानने के लिए। और जो बड़े कंपटीशन होते हैं वो उसमें समास को पहचानने के लिए ही क्वेश्चन आते हैं। समास हम कैसे पहचानते हैं, उसका एक ट्रिक ये भी है, जैसे हम एक शब्द दिए हैं उपनयन, आप बताइए उपनयन कौन सा समास है। अब पहले हम देखते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में और का लोप होता है, योजक चिन्ह पाया जाता है, योजक चिन्ह नहीं है या नहीं है। द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें पहला पद संख्यावाची नहीं है तो द्विगु समास भी नहीं है। ठीक, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में होता है कि उसका जो है पहला पद जो होता है विशेषण होता है, इसमें विशेषण है नहीं तो कर्मधारय समास भी नहीं है। अब देखिए उप आ गया है, उप पहला क्या है, उपसर्ग है, उप क्या है, उपसर्ग है, पहला पद उपसर्ग है, तो पहला पद किसका उपसर्ग होता है, अव्ययीभाव समास का,
तो ये क्या है, अव्यय भाव समास है। आसानी से भाव समास, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम जब भी समास आए पहले इसी तरह हम इसका क्या करते हैं, पहले कौन समास नहीं है उसको देखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमें आशा है आप समास जरूर समझ में आएगा। अगर आपको समास कोई चीज न समझ में आए जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम पुनः इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब प्लीज इसको आप हमारे YouTube चैनल SMS एजुकेशन पे दे सकते हैं, पुनः पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है आप अवश्य इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। धन्यवाद।